बच्चों, आज मैं आपको रीतिकालीन काव्य के नामकरण की सार्थकता स्पष्ट करूंगी। हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल नामकरण की दृष्टि से विद्वानों में पर्याप्त मतभेद का विषय रहा है। मिश्र बंधुओं ने इसे अलंकृत काल कहा है, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसे रीतिकाल और पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र श्रृंगार काल संज्ञा देते हैं। आइए विस्तार से हम इन कालों के नामकरण के पीछे की परिस्थितियां देखते हैं। मिश्र बंधुओं द्वारा अलंकृत काल। मिश्र बंधुओं ने इस काल का नामकरण अलंकृत काल किया है। मिश्र बंधुओं तथा इस नाम का समर्थन करने वाले अन्य विद्वानों ने तर्क दिया है कि इस युग की कविता में अलंकरण की प्रकृति अधिक है, किंतु इस तर्क को सर्वत्र स्वीकार नहीं किया जा सकता। अलंकार विशेषण इस युग की कविता के लिए विशेष उपयुक्त नाम प्रतीत नहीं होता। कारण यह है कि कविता में केवल अलंकारों की बहुलता ही नहीं, अन्य काव्यांगों को भी यथा स्थान मिला है। कवियों की प्रवृत्ति भी काव्य को अलंकृत करने की नहीं रही है। इससे रस नियोजन की भी आकांक्षा स्पष्ट है, बल्कि अलंकारों की अपेक्षा रस पर ही ज़्यादा जोर दिया गया है। इसलिए अलंकृत काल नामकरण अत्यंत संकुचित अर्थ का द्योतक होने के कारण विभिन्न काव्यांगों तथा रस से संपन्न इस काव्य के लिए उपयुक्त नहीं है। मिश्र प्रसाद ने श्रृंगार काल नाम दिया है, जिसके पक्ष में इस नाम के पक्ष में जो यह तर्क दिया जाता है कि इस युग के कवियों की व्यापक प्रवृत्ति श्रृंगार वर्णन की थी। इसमें संदेह नहीं कि इस युग में अधिकांश रचनाएं श्रृंगारिक ही है, तथापि ये आश्रयदाताओं के लिए लिखी गई जाती थी। इसका प्रेरक तत्व कवियों की काम वासना नहीं, अर्थ है, जो विलासी आश्रयदाताओं से इस प्रकार के काव्य की रचना करके ही प्राप्त किया जा सकता था। वैसे इस युग में अनेक ऐसे कवि भी हुए हैं जो इस प्रकार के वर्णन करने पर अपने कर्म से असंतुष्ट रहे हो। यथा आगे के कवि रीझे हैं तो कविताई, न तो राधिका सुमिरन को बहानो है। भिखारी दास। विपक्ष में तर्क। श्रृंगार काल के विपक्ष में तर्क, जैसे श्रृंगार वर्णन के अलावा इस काल में अनेक कवियों ने यह भी कहा है, गोप रस रूप सेवादास जैसे कवि श्रृंगारिक काव्य को काव्य कहने में संकोच करते थे। श्रृंगार वर्णन के स्थान पर वे अपने ग्रंथों को प्रणयन सामंत्य काव्यांग निरूपण के उद्देश्य से ही करते थे। अनेक कवियों ने अपने ग्रंथों में प्रायः यही कहा है। वे इनका निर्माण दूसरों को काव्य रचना पद्धति का ज्ञान कराने के लिए कर रहे हैं। उदाहरण के लिए भाषाभूषण ग्रंथ को जो देखे चित लाए, विविध अर्थ साहित्य रसता ही सकल दर्शाए, जसवंत सिंह है। इन कवियों की रचनाओं में यदि श्रृंगारिक छंदों का समावेश हुआ है तो उसका मुख्य कारण इनकी श्रृंगारिक प्रवृत्ति के स्थान पर विलासी आश्रयदाताओं को प्रसन्न करने के अतिरिक्त शास्त्र के हर विषय को सरस बनाकर सुखंड करने का प्रयत्न कहा जाएगा। निष्कर्ष। यद्यपि यह तर्क दिया जा सकता है कि इन रचयिताओं ने थोड़े बहुत श्रृंगारिक छंद लिखे हैं, इसलिए ये श्रृंगार काल की परिधि के भीतर आ ही जाते हैं, किंतु इसे इसलिए स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि विशिष्ट परिस्थितियों में लिखे गए काव्य छंद अथवा रचनाएं न तो उनकी श्रृंगारिक प्रवृत्ति का द्योतक हो सकती है और न ही ग्रंथों की विषय भिन्नता के तथ्य से ये दृष्टि ही फेरी जा सकती है। अतः यह कह सकते हैं कि इस युग की मूल प्रवृत्ति श्रृंगारिक नहीं, और इसलिए इसे श्रृंगार काल कहना भी अपने आप में युक्त नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रीतिकाल नाम। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस युग को उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल नाम दिया है। यह
श्रृंगार विशेषणों की अपेक्षा अधिक वैज्ञानिक और उपयुक्त है। इस युग के कवियों ने अधिकतर रीति ग्रंथों की ही रचना की थी। श्रृंगार रस के छंद उदाहरण स्वरूप है, अतः वे भी लक्षणों के अंतर्गत ही रीतिबद्ध माने जाने चाहिए। रीति निरूपण की पद्धति भक्ति काल में ही पनप गई थी, जिसका विकास इस युग में हुआ है। नंददास द्वारा रस मंजरी जैसा नायिका भेद संबंधी ग्रंथ लिखा जाना तथा तुलसी द्वारा धुनि अवशेष कविता गुण जाति मीन मनोहर को बहुभांति आदि कहा जाना इसकी पुष्टि के लिए पर्याप्त है। निष्कर्षतः आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिया गया रीति शब्द का प्रयोग मिश्र बंधुओं के मार्गदर्शन का ही फल है। शुक्ल जी ने इस शब्द को रीतिकाल के साहित्य के संदर्भ में नया शास्त्रीय अर्थ देकर प्रतिपाद्य किया है। लक्षण ग्रंथ रचने वाले कवि तो उनकी दृष्टि में रीति कवि थे ही, किंतु जिनका दृष्टिकोण भी रीति से बंधा था वे ही शुक्ल जी के लिए रीति कवि ही थे। रीतिकाल के लिए अलंकृत काल, कला काल, श्रृंगार काल आदि अन्य नामों का प्रयोग किया गया है। मतीराम, बिहारी, चिंतामणि, देव आदि कवि अपने भाव पक्ष की उच्चता के लिए भी विख्यात है। अतः डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा प्रदंत का काल नाम भी उपयुक्त नहीं है। अंत में समस्त विवेचन से हम यह सार निकालते हैं कि उत्तर मध्यकाल का उपयुक्त नाम रीतिकाल ही हो सकता है। रीतिकाल की सामान्य विशेषताएं हैं। रीति ग्रंथों अथवा लक्षण ग्रंथों की प्रचुरता, श्रृंगार रस की प्रधानता, कवि और आचार्य बनने की प्रवृत्ति, नायिका भेद वर्णन को प्रमुख स्थान, नखशिख वर्णन की प्रधानता, शत ऋतु या 12 मासा वर्णन की प्रधानता, वीर काव्य, रीतिकाल में केवल श्रृंगारिक रचनाएं ही नहीं की गई, वीर काव्य भी रचा गया, जैसे भूषण इत्यादि कवियों ने। नारी जीवन के प्रति दृष्टिकोण, कला पक्ष का प्राधान्य। इस प्रकार बच्चों, आज हमने रीतिकाल के नामकरण की सार्थकता और रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों का मुख्य विवेचन किया है। अब मैं अपने अगले वीडियो में आपको रीतिकाल में पाई जाने वाली विशेषताओं का विस्तार से वर्णन करूंगी और उसको हम विस्तार से समझेंगे। कुल मिलाकर निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि रीतिकाल का नाम श्रृंगार काल, अलंकृत काल, इनकी अपेक्षा रीतिकाल नाम विभिन्न कारणों को समाहित करते हुए सबसे उचित प्रतीत होता है और वही हमारे पाठ्यक्रम का आधार भी है, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नाम दिया है। हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्तिकाल पूर्व मध्यकाल और रीतिकाल उत्तर मध्यकाल के नाम से जाना जाता है। इसी उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल के नाम से अभिहित किया गया है। धन्यवाद।